हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टेक्निकल मैडम। इस वीडियो में हम हिंदी संरचना जिसका कोड है BHDE 107 के खंड 2 रूप रचना और इकाई 4, 5, 6, 7, 8 केवल एक वीडियो में हम इन इकाइयों को कंप्लीट करने वाले हैं। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। सबसे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे कि आपको न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं। खंड 2 रूप रचना, इकाई 4 शब्द और रूप। पहले हम इसके क्वेश्चनों को देखते हैं, फिर हम इसके आंसर्स को देखेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, शब्द का अर्थ स्पष्ट करते हुए शब्द और पद के अंतर का 100 उदाहरण विवेचन कीजिए। ये क्वेश्चन आपका जून 2019 में पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन है, शब्द और पद। ये क्वेश्चन भी आपका जून 2019 में पूछा गया है। थर्ड क्वेश्चन है, शून्य रुपयम। ये क्वेश्चन भी आपका जून 2019 में पूछा जा चुका है। अब देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन जून 2019 में पूछे जा चुके हैं। नेक्स्ट है, रुपयम के भेदों का उदाहरण से विश्लेषण कीजिए। फिफ्थ क्वेश्चन है, रुपयम का अर्थ बताते हुए उसके भेदों का उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। ओके फ्रेंड्स, अब हम इनके आंसर्स को देख लेते हैं। पहले हम परिचय को देख लेते हैं जिससे कि हमें पता लग जाएगा कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। ओके फ्रेंड्स, कि क्या हम पढ़ने वाले हैं। देखिए परिचय, हम हमेशा अपनी किसी भी प्रकार की बात को दूसरों को बताने समझाने के लिए वाक्यों का प्रयोग करते हैं। कभी कभी तो एक ही शब्द में हम अपनी संपूर्ण बात व्यक्त कर देते हैं और कभी कभी वाक्य काफ़ी लंबे हो जाते हैं। शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। मूल शब्दों को स्वतंत्र इकाई होने के कारण ही कोश में स्थान दिया जाता है। शब्दों को पद में बदला जाता है और इसके लिए शब्दों का वाक्यों में प्रयोग करने से पूर्व उनमें परिवर्तन करना अनिवार्य माना गया है। प्रत्यय शब्दों के पीछे जुड़ते हैं और शब्द को पद का रूप दिया जाता है। भाषा में नए शब्दों का निर्माण शब्दों से ही होता है। किसी भी भाषा में शब्दों की संख्या असीमित होती है और इन्हें शब्दों में अंतर करने की दृष्टि से अलग अलग वर्गों में विभाजित किया जाता है। इस अध्याय में हम शब्दों के बारे में चर्चा की गई है। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट देखते हैं हम शब्द और पद में क्या अंतर होता है। अब देख लेते हैं। हम देखते हैं, शब्द भाषा की स्वतंत्र और सार्थक इकाई है। यह एक निश्चित अर्थ को व्यक्त करता है। प्रत्येक शब्द का एक अर्थ होता है जो प्रयोक्ता के अवचेतन में अमूर्त रूप में विद्यमान रहता है। उसी अमूर्त रूप को मूर्त रूप प्रदान करने का कार्य शब्दों के माध्यम से किया जाता है। शब्दों को भाषा की स्वतंत्र इकाई माना जाता है, लेकिन इन स्वतंत्र शब्दों को एक एक करके सिर्फ एक ही स्थान पर रखे जाने से भाषा का निर्माण नहीं हो पाता। अपितु शब्दों को वाक्यों में प्रयोग करने से पूर्व उनको पद बनाया जाता है, तब उन्हें वाक्य में प्रयोग किया जा सकता है। जैसे लड़का कुत्ता डंडा भगाया। अर्थात इस वाक्य को यदि इस प्रकार बोला जाए तो यह अपूर्ण वाक्य लगता है, परंतु यदि इन शब्दों को इस प्रकार कहे, लड़के ने कुत्ते को डंडे से भगाया, तो यह सार्थक वाक्य कहलाएगा। ओके फ्रेंड्स, इस प्रकार वाक्य में यह परिवर्तन ने को से आदि प्रश्न लगाने से होगा, तभी यह क्या कहलाएगा, पूर्ण पद कहलाएगा। नेक्स्ट है, रुपयम के भेद और प्रभेद। प्रयोग के आधार पर देख लेते हैं। भाषा में इसका तात्पर्य रुपयों के प्रयोग में से माना गया है। रुपयम रूपों का प्रयोग स्वतंत्र रूप से किया जा सकता है अथवा नहीं। इस आधार पर इसको दो वर्गों में विभक्त किया गया है। फर्स्ट है मुक्त रुपयम और सेकंड है बद्ध रुपयम। जैसे फ्रेंड्स आप देख सकते हैं, ये इसके एग्जाम्पल दिए हुए हैं। यह
बद रूपिम के एग्जाम्पल। ओके फ्रेंड्स, जैसे कि आप यहाँ पर ये सब देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट इकाई, तो चलिए देखते हैं। फ्रेंड्स, अब हम करेंगे इकाई 6। इकाई 5 में ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते, तो इसलिए हम यहाँ पर इकाई 6 करेंगे। ओके फ्रेंड्स, तो पहले हम इनके क्वेश्चनों को देख लेते हैं। इकाई 6 रूप रचना। फर्स्ट है समास। ये क्वेश्चन दिसंबर 2013, दिसंबर 2015, जून 2015, जून 2017, जून 2019 इतनी बार ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होगा। नेक्स्ट है उपसर्ग। ये क्वेश्चन आप देख सकते हैं फ्रेंड्स कितनी बार पूछा जा चुका है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये क्वेश्चन कितना इम्पोर्टेंट होगा। उपसर्ग। नेक्स्ट है प्रत्यय। ये क्वेश्चन भी कितनी बार पूछा जा चुका है, तो ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है। पहले हम क्वेश्चनों को देख लेते हैं, फिर हम इसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। फोर्थ है समास प्रक्रिया में शब्द निर्माण। ये क्वेश्चन जून 2016 में पूछा जा चुका है। फ्रेंड्स, ये सभी वही क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड्स, व्युत्पादन से क्या अभिप्राय है, इसे स्पष्ट करते हुए हिंदी में व्युत्पादक प्रत्ययों से शब्द रचना की प्रक्रिया स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन आपका दिसंबर 2012 में पूछा जा चुका है। अब हम इसके आंसर्स को देखते हैं। पहले हम परीक्षा को देख लेते हैं। देखिए, किसी भी भाषा की शक्ति उसकी शब्द योजना, शब्द व्यवस्था और शब्द सामर्थ्य में निहित होती है। शब्द को भारतीय व्याकरण में एक प्रमुख इकाई माना गया है। इकाई बड़ी इकाइयों का निर्माण शब्द की उस इकाई से होता है जिससे पदबंध, उपवाक्य, वाक्य आदि बड़ी इकाइयाँ निर्मित होती है। जिस प्रकार से शब्द को भाषा की सार्थक इकाई कहा जाता है, ठीक उसी प्रकार से उपसर्ग व प्रत्यय भाषा की छोटी व सार्थक इकाइयाँ कहलाती है। नए नए शब्दों का निर्माण नए नए रूपों के माध्यम से ही होता है। इसी को शब्द रचना अर्थ रूप रचना कहा जाता है। पद और नए शब्दों से ही वाक्यों का निर्माण होता है और इसी प्रक्रिया को शब्द साधन कहा जाता है। उपसर्ग, प्रत्यय, समास, इन तीनों के आधार पर शब्द व्युत्पादन की प्रक्रिया पूर्ण रूप से संपन्न होती है। उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं, उपसर्ग शब्द के आरंभ में लगते हैं और शब्द के अंत में प्रत्यय लगते हैं, और ये दोनों ही व्युत्पादक प्रत्ययों के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं व्युत्पादन और व्युत्पादक प्रत्यय। देखिए, व्युत्पादन की प्रक्रिया में एक शब्द में उपसर्ग या जोड़कर नए शब्द बनाए जाते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल, सुंदरता में ता जोड़ा गया है, लड़कपन में पन और बेईमान में ईमान। ओके फ्रेंड्स, रूप साधन की प्रक्रिया के अंतर्गत शब्दों के माध्यम से का निर्माण करके एक ही शब्द के वाक्य में प्रयोग होने अनेक प्रकार के रूपों का निर्माण किया जाता है। जैसे लड़के जा रहे हैं, जैसे कि फ्रेंड्स आप एग्जाम्पल देख सकते हैं, लड़कों को इधर बुलाओ। नेक्स्ट है जिन रूपों के योग से एक शब्द द्वारा दूसरा पृथक श्रेणी का शब्द निर्मित किया जाता है वे व्युत्पादक रूप कहलाते हैं। जिन रूपों के संयोग द्वारा किसी भी प्रकार के शब्दों के विभिन्न रूप बनते हैं वे सभी प्रत्यय रूप साधक प्रत्यय कहलाते हैं। व्युत्पादन रूप रचना वह प्रक्रिया जिससे एक शब्द के द्वारा दूसरे शब्द का निर्माण होता है और इसी कारण से इसे शब्द साधन के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हिंदी में व्युत्पादन की प्रक्रिया। हिंदी में शब्द साधन की प्रक्रिया मुख्यतः 3 प्रकार की होती है, जैसे कि आप देख सकते हैं। फर्स्ट है उपसर्गों के द्वारा, सेकंड प्रत्ययों के द्वारा और थर्ड है समास प्रक्रिया के द्वारा। जैसे कि आप देख सकते हैं, हिंदी में नए शब्दों की रचना 3 प्रकार से होती है। मूल रूप से प्रत्यय जोड़कर, 2 स्वतंत्र शब्दों के समास के आधार पर और मूल शब्दों में उपसर्ग जोड़कर, जैसे वी प्लस नम विनम्र। ऐसे ही आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। नेक्स्ट है प्रकार्य की दृष्टि से प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स। फर्स्ट है व्युत्पादक प्रत्यय और सेकंड है रूप साधक प्रत्यय। फिर व्युत्पादक प्रत्यय के अंतर्गत निम्नलिखित प्रत्ययों का क्या होता है समावेश। जैसे फर्स्ट है लिंग बोधक प्रत्यय, जिसके आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड है सर्वबोधक प्रत्यय,
एक इसके भी एग्जाम्पल दिए हुए हैं। ओके फ्रेंड्स, थर्ड है व्यवसाय सूचक प्रत्यय। जैसे आप देख सकते हैं इनके माध्यम से भी विभिन्न प्रकार के शब्दों का निर्माण होता है। जैसे सोना प्लस आर सुनार, फूल वाला फूल प्लस वाला फूल वाला। सेकंड है फोर्थ गुणवाचक विशेषण बनाने वाले प्रत्यय, जैसे कि आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट है कृतवाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। सिक्स्थ है भाववाचक संज्ञा बनाने वाले प्रत्यय। इसके एग्जाम्पल भी फ्रेंड्स दिए हुए हैं, जिससे कि आपको ये अच्छे से समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय शब्दों से पूर्व जुड़कर विभिन्न यौगिक शब्दों का निर्माण करते हैं, अर्थात जो शब्दांश शब्द के अंत में जुड़कर उनके अर्थ में विशेषता या किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं? प्रत्यय। प्रत्यय शब्दांश होते हैं और इनका अपना कोई भी अर्थ नहीं होता, लेकिन ये शब्दों के अंत में जुड़कर उनके अर्थ को प्रभावित करते हैं। प्रत्ययों का किसी भी प्रकार से स्वतंत्रता पूर्वक प्रयोग नहीं किया जाता और रूढ़ शब्द में ही प्रत्ययों का प्रयोग किया जाता है और यौगिक शब्दों का निर्माण किया जाता है। जैसे कि आप फ्रेंड्स एग्जाम्पल देख सकते हैं, ये सारे एग्जाम्पल है प्रत्यय के। नेक्स्ट है उपसर्ग। उपसर्ग क्या होता है देखिए, जो सार्थक शब्दांश मूल रूप से पहले जो सार्थक शब्दांश मूल शब्द के पहले जुड़कर उनके अर्थ में परिवर्तन लाते हैं, अर्थात उनमें विशेषता उत्पन्न करते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? उपसर्ग। उपसर्ग को भाषा की सार्थक इकाई और लघुत्तम खंड माना जाता है। उपसर्ग के लगने से शब्द की विशेषता बढ़ जाती है, जैसे कि एग्जाम्पल दिए हुए हैं। हिंदी में 3 प्रकार के उपसर्ग होते हैं। फर्स्ट है तत्सम, सेकंड तद्भव। तत्सम उपसर्ग होते हैं जो उपसर्ग संस्कृत भाषा के शब्दों के साथ हिंदी में आ जाते हैं, उन्हें तत्सम उपसर्ग कहा जाता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हैं। सेकंड है तद्भव। तद्भव उपसर्गों का उद्गम संस्कृत भाषा से हुआ है और इनका प्रयोग हमेशा हिंदी के मूल शब्दों के साथ ही होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो। थर्ड है विदेशी उपसर्ग। अरबी, फारसी व अंग्रेजी आदि विदेशी भाषाओं के उपसर्गों को क्या कहा जाता है? विदेशी उपसर्ग, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख ही सकते हो फ्रेंड्स। नेक्स्ट है समास। समास किसे कहते हैं देख लेते हैं। समास से तात्पर्य है जब 2 या 2 से अधिक पद आपस में जुड़ जाते हैं तो समास हो जाता है। समास का अर्थ होता है संक्षेप। समास का संक्षेप होता है कम से कम शब्दों में ज़्यादा से ज़्यादा अधिक अर्थ बताना ही समास का मुख्य कार्य है। हिंदी में समास प्रक्रिया द्वारा हिंदी में नवीन शब्द निर्मित होते हैं, जैसे कि जल, पान, डाक घर। 2 से अधिक शब्दों के समास द्वारा भी कुछ शब्दों का निर्माण होता है, जैसे कि राष्ट्रीय भाषा परिषद। समास प्रक्रिया से शब्द निर्माण है। हिंदी में समास प्रक्रिया द्वारा 3 प्रकार के शब्दों की रचना होती है, जैसे कि आप देख सकते हो। तत्सम प्लस तत्सम शब्दों के समास द्वारा। सेकंड है तद्भव प्लस तद्भव शब्दों के समास द्वारा। और थर्ड है विदेशी प्लस विदेशी शब्दों के समास द्वारा, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो। इस प्रकार जब शब्दों का निर्माण एक स्रोत से होता है तो उसे समस्रोतीय समास कहते हैं। कुछ इस प्रकार के समास भी होते हैं जिनमें दोनों शब्द भिन्न भिन्न भाषाओं के आ जाते हैं और इसी प्रकार के समासों को संकर समास कहा जाता है। उदाहरण के लिए आप देख सकते हो। ओके फ्रेंड्स, अब हम करेंगे नेक्स्ट इकाई 7 संयुक्त शब्द और समस्त शब्द। फर्स्ट क्वेश्चन हम देख लेते हैं। संयुक्त शब्द की संकल्पना स्पष्ट करते हुए इसके प्रमुख अभिलक्षणों पर प्रकाश डालिए। ये क्वेश्चन जून 2019 में पूछा जा चुका है। सेकंड क्वेश्चन है समस्त शब्द। ये क्वेश्चन 2 बार पूछा जा चुका है, दिसंबर 2016 में और दिसंबर 2012 में। परिचय देख लेते हैं क्या है। प्रत्येक भाषा में 2 प्रकार के शब्द होते हैं। फर्स्ट मूल शब्द, सेकंड व्युत्पन्न शब्द। मूल एक अर्थवान इकाई होने के साथ साथ शब्द की सबसे छोटी इकाई होती है। इसको रूपीम के नाम से भी जाना जाता है, जैसे चंचल, विचलन,
चाल ढाल, मन चला, ये सभी शब्द व्युत्पन्न शब्द है। इन्हीं सभी शब्दों में चल शब्द किसी न किसी रूप में विद्यमान है। चल शब्द का प्रयोग कहीं उपसर्ग तो कहीं प्रत्यय के साथ साफ दिखाई दे रहा है। हर प्रकार की भाषा में शब्द बनाने की विधि पाई जाती है। देखते हैं संयुक्त शब्द के प्रमुख अभिलक्षण। फर्स्ट है, संयुक्त शब्द का अर्थ विशेष प्रकार का होता है। सेकंड है, यह एक द्विशाब्दिक इकाई है अर्थात संयुक्त शब्दों के दो अर्थ होते हैं। थर्ड है विलक्षण, यह मुहावरा न होकर एक संपूर्ण शब्द होता है। फोर्थ है, यह समस्त शब्द और अनुप्रश्नात्मक शब्दों से भिन्न शब्द वर्ग होते हैं। फिफ्थ है, संयुक्त शब्द हमेशा दो शब्दों के संयोग पर आधारित होते हैं। नेक्स्ट है समस्त पद की संकल्पना। जिन द्विशाब्दिक इकाइयों के शब्द में आंतरिक संबंध दृष्टिगत होता है वे समस्त पद और पद कहे जाते हैं। इन द्विशाब्दिक शब्दों में आंतरिक संबंध का बोध कराने वाले व्याकरणिक तत्व अदृश्य रहकर भी अर्थ को व्यक्त करते हैं। इसीलिए ऐसी इकाइयां योजक्लोपिक द्विशाब्दिक इकाई भी कही जाती है। समस्त शब्द संरचना तथा अर्थ की दृष्टि से संयुक्त शब्द अनुप्रश्नात्मक शब्दों से अलग होते हैं। इनका पहला शब्द और साथ ही दूसरा शब्द भी अर्थ केंद्र हो सकता है। कुछ समस्त पदों का योग ही अर्थ केंद्र होता है। पहला शब्द अर्थ केंद्र और दूसरा शब्द गौण होता है, जैसे कि आप एग्जाम्पल देख सकते हो। सेकंड है, दूसरा शब्द अर्थ केंद्रित और पहला शब्द गौण होता है। थर्ड है, दोनों का योग ही अर्थ केंद्र होता है। एग्जाम्पल आप देख ही सकते हो फ्रेंड्स, यहाँ पर आप देख सकते हो। आर्थिक संरचना की दृष्टि से समस्त शब्द अंतः केंद्रित और बाह्य केंद्रित दोनों तरह के होते हैं। अंतः केंद्रित संरचना वाले समस्त शब्दों का प्रयोग व्यापक रूप से होता है, जैसे ताजमहल, लाल किला, लोकसभा, वित्त मंत्री, रेलवे स्टेशन, राज्य मंत्री, कैबिनेट मंत्री और विधानसभा आदि। बाह्य केंद्रित संरचना वाले समस्त शब्द सामाजिक, सांस्कृतिक, ऐतिहासिक दृष्टि से निर्मित होते हैं। चूंकि इनके स्थापन में समय लगता है अतः ये क्रम प्रचलित है। जैसे आपकी फाइल प्रधानमंत्री के पास साउथ ब्लॉक गई है तो यह निश्चित ही बाह्य केंद्रित अर्थ होगा, क्योंकि सामान्य व्यक्ति को साउथ ब्लॉक का अर्थ सरलता से स्पष्ट नहीं होगा। समस्त शब्द भाषा पर गहरा प्रभाव डालते हैं। समाज शैली को पांडित्य पूर्ण समझा जाता है। जो व्यक्ति भाषा पर पूर्ण अधिकार रखता है वही ऐसी शैली का प्रयोग करने में समर्थ होता है। नेक्स्ट है समास। समास देख लेते हैं। समास क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं। अनेक शब्दों के मेल से नए शब्द बनाने की प्रक्रिया को समास कहा जाता है, अर्थात आपके से संबंध रखने वाले एक से अधिक शब्दों के संक्षिप्तीकरण को समास कहते हैं। कम से कम शब्दों में अधिक से अधिक अर्थ को प्रकट करना समास का मुख्य कार्य होता है। समास को 4 वर्गों में वर्गीकृत किया गया है। फर्स्ट है अव्ययभाव समास, सेकंड है तत्पुरुष समास और इसके 2 भेद होते हैं, द्विगु समास और कर्मधारय समास। थर्ड है द्वंद्व समास और फोर्थ है बहुब्रीहि समास। इनका वर्णन निम्न प्रकार से किया गया है। अव्ययभाव समास क्या होता है देख लेते हैं फ्रेंड्स। जिस समास पद का पहला पद अथवा दूसरा शब्द अव्यय होता है और साथ में आने वाला दूसरा शब्द संज्ञा विशेषण होता है उसे अव्ययभाव समास कहा जाता है, जैसे यथासंभव, रातों रात और निडर। सेकंड है तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास के अंतर्गत दूसरा पद अपनी प्रधानता के लिए होता है। इसके अंतर्गत समस्त पद बनाते समय कारक के चिन्हों का पूर्ण रूप से क्या हो जाता है, लोप हो जाता है, जैसे शरणागत, ऋणमुक्त और हथकड़ी। तत्पुरुष के 2 समास भेद होते हैं। कर्मधारय समास, जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद में विशेषण विशेष्य यानी उपमान उपमेय का संबंध होता है उसे कर्मधारय समास कहते हैं, जैसे कृष्ण, सर्प, घनश्याम, पीताम्बर और आदि। द्विगु समास, जहाँ समस्त पद का उत्तर पद प्रधान होता है और पूर्व पद पूर्णतः संख्यावाची होता है, वहाँ क्या होता है द्विगु समास, जैसे अठन्नी, नवरात्रि, त्रिभुज, चौराहा। थर्ड है द्वंद्व समास, जब पूर्व पद और उत्तर पद समान होते हैं
और समान अर्थ रखते हैं और विग्रह करने पर भी योजक शब्दों का प्रयोग किया जाता है तो उसे द्वंद्व समास कहा जाता है, जैसे लाभ हानि, चाय कॉफी आदि। फोर्थ है बहुब्री समास। जिस समास में पूर्व पद और उत्तर पद दोनों में से कोई भी पद न होकर कोई तीसरा पद प्रधान होता है उसे बहुब्री समास कहा जाता है, जैसे मृगनयनी, पीताम्बर, त्रिवेणी आदि। इस प्रकार बहुब्री समास में दोनों पद अप्रधान होने के कारण कोई अन्य पद ही प्रधान होता है। नेक्स्ट है संयोग शब्द की परिभाषा। ये देख लेते हैं हम, पहले आना था थोड़ा सा लास्ट में है, तो हम देख लेते हैं संयुक्त शब्द की परिभाषा क्या होती है। शब्दों का वह सार्थक जोड़ा जो परस्पर किसी प्रकार से संबंध न हो और जो विशेष प्रकार के अर्थ को प्रकट करने हेतु एक स्वतंत्र द्विशाब्दिक इकाई बनकर युक्त होता है, इस प्रकार के शब्दों को संयुक्त शब्द कहा जाता है। जैसे जब तक परिश्रम नहीं करोगे तुम्हें सफलता नहीं मिलेगी। इस परिभाषा में संयुक्त शब्दों के विषय में 4 बातें अत्यधिक क्या है, महत्वपूर्ण है। फर्स्ट है संयुक्त शब्दों का निर्माण 2 सार्थक शब्दों के जोड़ों के माध्यम से ही होता है। सेकंड है दोनों शब्दों के जुड़ने से ही एक विशेष प्रकार का अर्थ प्रकट होता है जो दोनों शब्दों के पृथक पृथक अर्थ से भिन्नता लिए होता है। थर्ड है दोनों शब्दों में किसी भी प्रकार का कोई आंतरिक संबंध नहीं होता। फोर्थ है दोनों शब्द आपस में मिलकर एक इकाई के रूप में कार्य करते हैं और एक स्वतंत्र व्युत्पन्न शब्द का कार्य करते हैं, जिसका अर्थ दोनों के भिन्न भिन्न अर्थों से एकदम क्या होता है, अलग होता है। ओके फ्रेंड्स, इकाई 8 में फ्रेंड्स से इतने इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नहीं बनते हैं, तो इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें फ्रेंड्स, और अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियो को शेयर करें ताकि आपके फ्रेंड्स को भी इसका बेनिफिट मिल सके। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।